हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडी। आज है 26 दिसंबर और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। साथ ही हम देखेंगे पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में। देन हाल ही में चर्चा में रहा जो इनिशिएटिव है भारत टैक्सी, इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे इंडिया और नीदरलैंड के मध्य जो हाल ही में एमओयू साइन हुआ है रिलेटेड टू मैरीटाइम हेरिटेज कॉर्पोरेशन, उसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं इंडिया के। और लास्ट में हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा अंशदीप वाटरक्राफ्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो यहाँ पर जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर दैट इंडिया शेयर्स विद एनी नेबरिंग कंट्री। Second statement, the Land Boundary Agreement 2015 between India and Bangladesh resolved the issue of enclaves and adverse possessions. एंड थर्ड, बीएसएफ जिसको हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ऑन द इंडियन साइड। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप ध्यान रखेंगे जो लैंड बॉर्डर है इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ, उसमें जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है वो है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश और इसकी लेंथ है 4096 किलोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ डिटेल में। द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर स्ट्रेचेस अबाउट 4096 किलोमीटर, मेकिंग इट इंडियाज लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री एंड इट रन्स अक्रॉस 5 इंडियन स्टेट्स। और ये स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। So the border includes riverine land and densely populated areas, increasing management complexity. So no other neighboring countries share a longer continuous land border with India. लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट 2015 की बात करें तो ये एड्रेस करता है लॉन्ग पेंडिंग एनक्लेव्स क्रिएटेड ड्यूरिंग colonial times. So it led to exchange of enclaves, giving residents clear citizenship and territorial certainty. So issues of adverse possession along the border were peacefully settled, and the agreement strengthened significantly bilateral relations between India and Bangladesh. बीएसएफ की बात करें तो ये गार्ड करता है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इन पीस टाइम एंड इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। So BSF is tasked with preventing illegal migration, smuggling, and trans-border crimes. Other borders are guarded by different forces, not BSF. So other जो forces हैं border को guard करती हैं उनमें हैं ITBP, SSB and Assam Rifles. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following sectors is not one of the core infrastructure sectors under PM गति शक्ति? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पीएम गति शक्ति के अंतर्गत प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में से एक नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स या फिर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज।
बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नहीं आता अंडर पीएम गति शक्ति। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसमें एग्रीकल्चरल जो सब्सिडीज हैं ये शामिल नहीं हैं। आप देख सकते हैं पीएम गति शक्ति focuses on physical and digital infrastructure sectors such as roads, railways, port, airports, and logistics. So, roads, railways, and ports are core connectivity sectors essential for multimodal infrastructure integration under the plan. The National Master Plan aims at planning, coordination, and of infrastructure execution projects, not expenditure. Welfare or agricultural subsidies are part of the social and fiscal policy not classified as a core infrastructure sector under पीएम गति शक्ति। सो ये जो प्लान है पीएम गति शक्ति इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में एंड इट इज 100 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट 5 years। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भारत टैक्सी। सो यहाँ पर जो भारत टैक्सी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है it is a government supported initiative developed under the Union Ministry of Cooperation and Technical Support from the National E-Governance Division. Second, it allows drivers to become shareholders and co-owners, making it India's first cooperative taxi network. And third, it is promoted exclusively by private technology companies without the involvement of cooperative or financial institutions. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर भारत जो टैक्सी है इससे संबंधित कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि इसको प्रमोट किया जा रहा है बाय द कोऑपरेटिव एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक अमूल, नाफेड, इफको एक्सेट्रा। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So this initiative is government supported and developed under the Union Ministry of Cooperation with the National E-Governance Division। और ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव टैक्सी नेटवर्क है enabling drivers to act as shareholders and co-owners reflecting a citizen first and cooperative model। सो इस इनिशिएटिव को प्रमोट किया जा रहा है बाय कोऑपरेटिव एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज एनसीडीसी, इफको, अमूल, क्रिवको, नाफेड, नाबार्ड, एनडीटीबी एंड एनसीईएल, नॉट एक्सक्लूसिवली बाय प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनीज। सो अभी हाल ही में ये इनिशिएटिव काफी चर्चा में रहा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ही भारत टैक्सी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The MoU signed between India and the Netherlands on maritime heritage cooperation primarily supports which project in India? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत और जो नीदरलैंड है उसके बीच समुद्री विरासत सहयोग पर हस्ताक्षरित जो समझौता ज्ञापन है वो मुख्य रूप से भारत की किस परियोजना का समर्थन करता है।
आपके ऑप्शंस हैं सागरमाला प्रोजेक्ट, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कोस्टल रेगुलेशन जोन प्रोग्राम या फिर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। आपको बताना है कि हाल ही में जो इंडिया और नीदरलैंड के मध्य एक एमओयू साइन हुआ है ऑन मैरीटाइम हेरिटेज कॉर्पोरेशन, यह भारत की किस परियोजना का समर्थन करता है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये सपोर्ट करता है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को, जिसका निर्माण किया जा रहा है लोथल गुजरात में। आप देख सकते हैं इंडिया एंड द नीदरलैंड्स साइंड एन एमओयू ऑन मैरीटाइम हेरिटेज कॉर्पोरेशन टू सपोर्ट द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात। सो ये जो अग्रीमेंट है ये स्ट्रेंथन करता है कोलैबोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। NMHC will partner with Amsterdam's National Maritime Museum for expertise sharing, and cooperation covers museum design, conservation practices, research, and curated exhibitions. So, Lothal reflects India's nearly 4,500-year-old maritime and trading heritage of the Harappan civilization. So, लोथल की बात करें तो ये एक प्रोमिनेंट इंडस वैली साइट है विच इज नोन फॉर वन ऑफ द world's earliest dockyards. And NMHC aims to showcase India's long maritime history and global trade connections. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में इंडिया और नीदरलैंड के मध्य जो एमओयू साइन हुआ है वो हुआ है ऑन मैरीटाइम हेरिटेज कॉर्पोरेशन। नीदरलैंड्स की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है and it is the largest of the four constituent countries of the Kingdom of the Netherlands. सो ये जो नीदरलैंड है ये अपना बॉर्डर शेयर करता है विद द जर्मनी टू द ईस्ट एंड बेल्जियम टू द साउथ एंड नॉर्थ सी कोस्ट लाइन टू द नॉर्थ एंड वेस्ट। सो इसका जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो है विद यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एंड बेल्जियम। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है डच। आप ध्यान रखेंगे नीदरलैंड्स की जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India achieved a major renewable energy milestone in 2025. So, approximately how much renewable energy capacity did India add during the year? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आपको बताना है कि इस वर्ष के दौरान भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग कितनी वृद्धि की है। आपके ऑप्शंस हैं 30 गीगावाट, 40 गीगावाट, 50 गीगावाट या फिर 75 गीगावाट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जो इंक्रीमेंट देखा गया है ये देखा गया है अबाउट 50 गीगावाट का। आप देख सकते हैं So India added around 50 gigawatt of renewable energy capacity in 2025 with investment of nearly 2 lakh crore. So this achievement helped India to reach 50% non-fossil fuel capacity 5 years ahead of its 2030 target. Solar energy dominated additions, contributing nearly 35 gigawatt, and total non-fossil fuel capacity reached about 262 gigawatt.
रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इनमें शामिल है सोलर, विंड, हाइड्रो एंड बायो एनर्जी सोर्सेज. So India's total installed power generation capacity stands around 510 gigawatt. And India has committed to achieving 500 gigawatt of non-fossil fuel capacity by 2030 under the Paris Agreement. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The Indian Navy recently commissioned the ship named Anjdeep. What is it? आपको बताना है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अंशदीप नामक जहाज को शामिल किया है. आपको बताना है अंशदीप क्या है. फर्स्ट ऑप्शन है एन एयरक्राफ्ट कैरियर सपोर्ट फ्रिगेट फॉर ब्लू वाटर ऑपरेशंस बिल्ट बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड. सेकंड, a nuclear powered submarine built by Kochi Shipyard Limited. थर्ड, a missile destroyer built by Kochi Shipyard Limited या फिर an anti-submarine warfare shallow watercraft built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers. आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा या भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया जो अंजदीप है वो इनमें से क्या है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स. आप देख सकते हैं द इंडियन नेवी कमीशनड अंजदीप द थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट ऑन 22nd of December 2025. सो ये जो शिप है इट हैज बीन इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि स्थित है कोलकाता में. सो इट इज वन ऑफ द 8 anti-submarine warfare shallow watercraft vessels planned for induction into the Indian Navy. And this vessel enhances India's anti-submarine coastal surveillance and mine-laying capabilities. गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की बात करें तो ये एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि स्थित है कोलकाता में. और ये जो वेसल है इसका नाम अंजदीप रखा गया है आफ्टर द अंजदीप आइलैंड ऑफ द करवार कोस्ट ऑफ कर्नाटका. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.